डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की इकाई 13 संप्रेषण, अवधारणा, प्रकार, माध्यम, चरण और महत्व का आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत अध्ययन के बिंदु होंगे संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के माध्यम। तो सबसे पहले जानते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। विद्यार्थी मित्रों, संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूप है, जिसे संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन अंग्रेजी में और हिंदी में संप्रेषण। वास्तविक रूप से कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांटना, लेना या देना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भावों, विचारों, जानकारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लिखकर, बोलकर या किसी भी माध्यम से पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। आइए कुछ विद्वानों के मत को देखते हैं। मेरी हस एक विद्वान है, जिनके अनुसार संप्रेषण विचारों, भावनाओं, तथ्यों और मनोभावों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। E.G. मेयर के अनुसार संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों, सहमतियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराना है। न्यूमैन और समर के अनुसार दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। अब संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप सबसे पहले ये जानें कि संप्रेषण क्या हुआ। संप्रेषण एक व्यक्ति किसी भी जानकारी को, किसी भी विषय को, किसी भी भावना को दूसरे तक पहुंचाएगा। मान लीजिए मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं आप तक संप्रेषण कर रही हूँ। किस चीज को? संप्रेषण के प्रकार को। मतलब मैं आपको एक अध्याय पढ़ा रही हूँ, तो क्या पढ़ा रही हूँ? एक अध्याय पढ़ा रही हूँ, और कैसे पढ़ा रही हूँ यह संप्रेषण के प्रकार में आता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोल करके कुछ पढ़ा रही हूँ, या फिर लिख करके कुछ पढ़ा रही हूँ, या फिर इशारों के माध्यम से कुछ पढ़ा रही हूँ, या कुछ जानकारी दे रही हूँ, तो उसे हम संप्रेषण कहेंगे। तो संप्रेषण में क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। तो क्या पढ़ाना हुआ? एक वस्तु, विषय वस्तु हुई, जिसे संदेश कहेंगे, कि जो हम आप तक पहुंचाएंगे बातें। दूसरी बात है कि वह कैसे। तो कैसे जो है कि कैसे पढ़ा रहे हैं, वो संप्रेषण के प्रकार के अंतर्गत आएगा। तो संप्रेषण के प्रकार वास्तविक रूप से कितने प्रकार के होते हैं? संप्रेषण के प्रकार वास्तविक रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत मौखिक, लिखित, इन सारे रूप का हम अध्ययन करते हैं। और अशाब्दिक जो संप्रेषण होते हैं, उसमें ध्वनि, संकेत, दृष्टि या गंध, इन सारे बातों से हम अपनी बात जो है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं। जिसमें जो ध्वनि होती है, जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ ढोल बजा करके हम बताते हैं, या फिर किसी इशारों में ही जैसे हम सीटी बजाते हैं, या फिर हम किसी ऐसी ध्वनि, जैसे मंदिर का घंटी बजता है तो हमें पता चला कि हम मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, यानी हम मंदिर में आए हैं, ईश्वर के सामने में हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। तो वो ध्वनि होगी। संकेत में किसी भी चीज़ का संकेत अगर हम करेंगे तो वो भी अशाब्दिक के अंतर्गत आएगा। अब एक एक करके देखते हैं दोनों के रूप कौन कौन से हैं। मौखिक में, जैसे शाब्दिक में बताया मैंने कि उसमें मौखिक रूप और लिखित रूप दोनों ही आएंगे, तो एक बार उनका भी अध्ययन कर लेते हैं। मौखिक संप्रेषण के माध्यम से हम अपनी बात को सिर्फ और सिर्फ बोलकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वह मौखिक रूप हुआ, जिसमें सिर्फ हमने बोला कि हाँ आज इतने बजे से आपकी क्लास होगी, तो मैंने ये
बोल करके बतलाया आपको, या मैं जो अभी पढ़ा रही हूँ आपको संप्रेषण, वो बोल करके पढ़ा रही हूँ। दूसरा है कि लिखित। लिखित में क्या होते हैं कि आपके पास कुछ सामग्री लिखित होगी, लिपिबद्ध होगी, और उससे हम जानकारी जब एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित माध्यम में आता है। जैसे कि कोई भी योजना होती है, कोई भी रिपोर्ट जो तैयार होती है, वो लिखित में ही होती है, वो मौखिक नहीं होती है। और अभी जैसे मैं क्लास ले रही हूँ आप लोगों की, तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन पीपीटी जो है आपका वो लिखित में है। तो ये दोनों ही माध्यम में जो ये कक्षा जो है, ये दोनों ही माध्यम के रूप में जाना जाएगा। औपचारिक संप्रेषण होते हैं। औपचारिक संप्रेषण उसे कहते हैं जिसके लिए आप किसी भी औपचारिकता को निभाते हैं। जैसे आपको अपने क्लास में छुट्टी लेनी होती है, तो आप अपने प्रिंसिपल को या अपने जो आपके ऊपर हेड हैं, उनको आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि हाँ, मुझे ये छुट्टी चाहिए, एक याचिका देते हैं। या कोर्ट में अगर आप कुछ जाते हैं कुछ कहने के लिए, तो उसमें आपको बोल करके आप नहीं बोलेंगे कि हाँ, इसने मेरा ये चुरा लिया है तो मुझे ये सामान चाहिए। उसके लिए आपको एक औपचारिक रूप से एक माध्यम से जाना होगा, तो उसमें उसे औपचारिक संदेश कहते हैं, जिसमें प्रेषक और प्राप्तक के बीच, प्रेषक यानी कि जिसने याचिका की है, और प्राप्तक यानी जिसको याचिका की है, वो दोनों के बीच जो है औपचारिक सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। जैसे एक अधिकारी कर्मचारी को दी गई सूचना, या कर्मचारी द्वारा अधिकारी को दी गई सूचना। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम अभी है, तो ये आपको ये सूचना मिलती है, आप नेट पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं, आपको मेलिंग होती है, तो वो औपचारिक सूचना में आती है, औपचारिक संप्रेषण में आता है। दूसरा है अनौपचारिक संदेश। अनौपचारिक संप्रेषण में मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ में जो संप्रेषण होता है, जैसे वो बोला जाता है कि मेरे घर में शादी है तो आप आइएगा, वैसे दोस्तों के बीच में जब बोलते हैं कि मेरा बर्थडे है, आ जाना। या फिर जैसे मान लीजिए कि मोहल्ले में कोई भी बात अगर फैलती है, तो एक दूसरे को संप्रेषित करते रहते हैं कि हाँ, उसके बच्चे ने कोई एग्ज़ाम अच्छा निकाल लिया, उसका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, और हम लोग आज जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब एक से दूसरे तक जो पहुंचती है बिना किसी मतलब औपचारिक संदेश के, तो उसे हम अनौपचारिक संप्रेषण के रूप में देखते हैं। और इसे हम अंगूरी लता संप्रेषण भी कहते हैं, क्योंकि यह कानो कान फैलती है बात। तो इसे अंगूरी लता अनौपचारिक जो संप्रेषण होते हैं, उन्हें हम अंगूरी लता संप्रेषण भी कहते हैं। अब है अधोमुखी संप्रेषण। अधोमुखी का होता है ऊपर से नीचे। तो अधोमुखी संप्रेषण के अंतर्गत क्या आएगा कि संप्रेषण जो उच्च अधिकारियों से निम्न मतलब कि नीचे के लोगों को जो संदेश दिए जाते हैं, उनके लिए हम अधोमुखी संप्रेषण का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई भी निर्देश होते हैं कि आपको अभी से ये काम करना ही है। जैसे मान लीजिए कि आपके लिए निर्देश कोई आएगा, आप तो खैर अभी विद्यार्थी हैं, अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी के पास में कोई निर्देश आएगा कि आपको आज जो है आपका जो काम करने का समय है वह 12 बजे से स्टार्ट होगा, या फिर आपको आज 8 बजे ही आना है, या फिर आपकी 2 दिन की छुट्टी रहेगी। तो वो जो सूचना ऊपर के अधिकारियों से नीचे के कर्मचारियों तक आती है, उसे अधोमुखी संप्रेषण कहते हैं। उसी प्रकार से ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण भी होता है, जो कि नीचे के कर्मचारी जो हैं, वो जब अपने अधिकारियों से जब बात करेंगे तो उसे ऊर्ध्वमुखी कहेंगे। ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आप किसी कर्मचारी को कोई शिकायत हुई, या उसे अपने कार्यालय में कुछ सामान चाहिए, तो उसके लिए जो वो निवेदन करेगा, या अगर कोई दिक्कत आ रही है तो शिकायत करेगा, या छुट्टी के लिए जब आवेदन करेगा, तो वो ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में आएगा। एक होता है क्षैतिज संप्रेषण। क्षैतिज का मतलब होता है समान लेवल पे एक। तो समान स्तर के अधिकारियों के बीच जो वार्ता होती है, वह
जो है वो क्षैतिज में आएगा। और इसमें क्या होता है, एक लेवल के जैसे मान लीजिए कि हमारे विदेश मंत्री कहीं जाते हैं उनके विदेश मंत्री से मिलने के लिए, तो दोनों का ओहदा समान है, तो दोनों के बीच जो बातें होंगी वह क्षैतिज संप्रेषण के अंतर्गत आएंगी। अब देखते हैं संप्रेषण के माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो संप्रेषण, अगर एक वक्ता है जो कोई संदेश देना चाहता है और दूसरा है जो उस संदेश को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए हम किस किस माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, वह संप्रेषण के माध्यम में आएगा। जैसे संप्रेषण के लिए हम अखबार का प्रयोग कर सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग कर सकते हैं, रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं, आप सैटेलाइट का प्रयोग कर सकते हैं, आप टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप एक बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और फैक्स के ज़रिए दे सकते हैं, टेलीग्राफी के ज़रिए दे सकते हैं। तो ये सारे संप्रेषण के माध्यम होते हैं। तो सारे संप्रेषण के माध्यमों को हमने 3 श्रेणी में हमने रखा है। पहला है मुद्रण माध्यम, जिसमें कि अखबार, पत्र पत्रिकाएं और जनरल और पुस्तकें आ जाएंगी। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो हम अब कोई भी सूचना का संप्रेषण करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। जैसे रेडियो हो गया, ऑडियो कैसेट हो गया, और फिल्म हो गए, टेलीविज़न हो गए, वीडियो कैसेट हो गए, वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आएगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हमने 2 उसकी श्रेणियां बनाई हैं, जिसमें एक है जिसमें सिर्फ हम संदेश को सुन सकते हैं, तो उसमें कौन कौन से होंगे, रेडियो होगा और ऑडियो कैसेट होगा। दूसरा जो है जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो उसमें कौन कौन से आएंगे, फिल्म आएगा, टेलीविज़न आएगा और वीडियो कैसेट्स आएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नव प्रौद्योगिकी जो आएंगे, उसमें हम उपग्रह को लेते हैं, कंप्यूटर प्रणाली और टेलीग्राफ को लेते हैं, और टेलीब्रीटर, टेलेक्स, फैक्स, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों को भी हम लेते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि माध्यम, संप्रेषण के जो माध्यम हैं वह कौन कौन से हैं। तो पहला है मुद्रण माध्यम। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत, जैसा कि हमने जाना है कि मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जनरल, पुस्तकें आदि आती हैं। अब मुद्रण माध्यम में, मुद्रण का मतलब होता है छपा हुआ, जो मुद्रित है, जो छपा हुआ है। तो ये पहले नहीं था, यह संप्रेषण का माध्यम। यह छापे खाने का जब आविष्कार हुआ, उसके बाद से यह माध्यम जो है वह हमारे समाज में विकास का कार्य करने लगा। तो छापे खाने के आविष्कार के बाद जो हमने मुद्रण की जो माध्यम बढ़ाया, उससे क्या हुआ कि सूचना और साहित्य को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमें सहायता मिली। और छापे खाने के आविष्कार के माध्यम से क्या किया जाने लगा कि धार्मिक साहित्य का प्रचार प्रसार किया गया, जिसने समाज को बढ़ाने का या मुद्रण के माध्यम को विकास बढ़ाने का कार्य किया। धार्मिक साहित्य के प्रचार से ही क्या हुआ कि लोगों को अपने धर्म के साथ जोड़ने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में मुद्रण का माध्यम अपनाया गया संप्रेषण के लिए। जैसे जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्होंने अपनी जाति के अंतर्गत, अपने धर्म के अंतर्गत यहाँ के लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने बाइबल का बहुत ही बाइबल का प्रकाशन कराया, जिससे कि बाइबल को बहुत से लोगों में बांटा जाए, और वो हमारे मतलब अंग्रेज़ों का ये सोचना था कि वो हमारे धर्म से जुड़ेंगे। मुद्रण माध्यम की जो एक विशेषता है वह यह है कि वह राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय हमें आंदोलन करने के लिए इसी मुद्रण माध्यम की सहायता लेनी पड़ती थी, और बहुत से पैमाने पे लोगों को का आह्वान किया जाता था कि आप अपने अंदर राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाएं और हमारे साथ आंदोलन में भाग लें। अब मुद्रण माध्यम जब आए, तो लोगों को की पढ़ने की इच्छाएं बढ़ने लगी। अब इच्छाएं जब बढ़ने लगी पढ़ने की, और वो पढ़ाई से, शिक्षा से जुड़ने लगे, तो नई साहित्य में नई विधाओं का
उद्भव हुआ और इस तरीके से उपन्यास का उदय हुआ और उपन्यास के बाद निबंध, नाटक तो पहले भी थे, लेकिन दूसरे तरीके के नाटक जो हैं पहले लोग देख ही पाते थे, अब वो लिखित माध्यम से भी मनोरंजन कर सकते थे अपना। अब समाचार पत्र क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, वह हर दिन समाचार पत्र पढ़ता ही है। हर किसी के घर में समाचार पत्र आता ही आता है, जो मतलब 2-3% ही लोग होंगे जिनके घर में समाचार पत्र नहीं आता है। तो समाचार पत्र जो है वह बहुत से लोगों को एकजुट करता है और कोई भी अगर संदेश हमें किसी भी प्रकार का संदेश जो है वो अगर समाज में प्रसारित करना है तो हम समाचार पत्र में वो संदेश डाल देते हैं, जिससे कि बड़े पैमाने पे लोग उस समाचार पत्र को पढ़ करके उस संदेश को समझ सकते हैं। समाचार पत्र की एक और ख़ासियत है कि वह स्थानीयता को की अस्मिता को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे किसी जनपद का अपना एक समाचार पत्र होता है, किसी कस्बे का अपना एक समाचार पत्र होता है, तो वह राष्ट्र की अस्मिता को, अपने जनपद की अस्मिता को, अपने कस्बे की अस्मिता को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है और यह सब सिर्फ मुद्रण माध्यम के कारण ही हो सका है। अब संप्रेषण में जो दूसरा माध्यम है वह है श्रव्य संप्रेषण माध्यम। श्रव्य संप्रेषण माध्यम के अंतर्गत हम रेडियो को या ऑडियो कैसेट्स को लेते हैं। जनसंचार के क्षेत्र में जो है रेडियो जो है उसने बहुत ही बड़ी क्रांति का एक शुरुआत की। जब हमें अगर कोई समाचार प्रसारित करना होता है तो रेडियो पे डाल देते हैं। उसमें अखबार की तरह ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास हो तभी वो पढ़ सकता है या समझ सकता है। यह क्या है कि अगर एक दुकान पर भी रेडियो चल रहा है तो 4 लोग तो कम से कम सुनते ही हैं उसको और उस माध्यम से जो है हम अपने संदेश को लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। यह इसके लिए रेडियो के लिए ज़रूरी नहीं है कि लोग पढ़े लिखे ही हों। रेडियो कोई अनपढ़ इंसान भी होगा तो भी वो रेडियो के संदेश को अच्छे तरीके से समझ सकता है। रेडियो जो है वो सस्ता इसलिए उसे कहा जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है कि टीवी के जितना पैसा लगे उसमें। एक अच्छा रेडियो जो है और एक रेडियो से कम 10 लोग आराम से सुन सकते हैं या जितने भी आसपास खड़े होंगे वो उतने आराम से उस संदेश को सुन और समझ सकते हैं। भारत में जो सबसे पहला रेडियो का वो हुआ उसे हमने आकाशवाणी का नाम दिया। यह सरकारी रेडियो स्टेशन है। आजकल बहुत सारे जो हैं एफएम रेडियो जो हैं वो नए चल गए हैं और बहुत सारे स्थानीय रेडियो स्टेशन भी आजकल बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्थानीयता को बहुत महत्व मिल रही है। स्थानीय गाने हो गए, स्थानीय समाचार हो गए, स्थानीय समस्याएं हो गई, इन सबको भी बढ़ावा दे रहा है। तो श्रव्य संप्रेषण माध्यम जो है उसमें रेडियो जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रेडियो में बहुत सारी विधाएं होती हैं, जैसे समाचार हो गया, फीचर हो गया, वार्ता हो गया, साक्षात्कार हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गई, विचार गोष्ठियाँ हो गई, आंखों देखा हाल हो गया, नाटक, रिपोर्ट और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और कृषकों के लिए। इन और साथ साथ में इनके इसमें संगीत और मनोरंजन के भी काफ़ी सारे कार्यक्रम आते हैं, जिससे लोग न सिर्फ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं बल्कि मनोरंजन का भी कारक बनता है यह श्रव्य माध्यम रेडियो। अब देखते हैं दृश्य श्रव्य माध्यम। दृश्य श्रव्य माध्यम में कौन कौन से आते हैं? फिल्म और टेलीविज़न आते हैं। समाज पर फिल्म का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आप रेडियो से जो चीज़ें सुन करके आनंद ले सकते हैं, जिसका टेलीविज़न पे वो चीज़ देख करके भी आनंद ले सकते हैं। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच की कमेंट्री रेडियो पर भी आती है, लेकिन जो मैच देखने में अच्छा लगता है वह देख करके और तब उस पे कमेंट्री सुन करके तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और भारत का पहला जो चैनल था वह दूरदर्शन था। दूरदर्शन पे न सिर्फ ज्ञान की बातें, मनोरंजन की भी बातें होती थी और 2 प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे प्रसारित किए जाते थे। एक जिनमें शब्द उच्चारित होते थे, जैसे समाचार हो गया, साक्षात्कार हो गया, रिपोर्ट, नाटक,
परिचर्चा, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शब्द उच्चारित होते थे। और दूसरे जो हैं वह संगीत और मनोरंजन के होते हैं, जैसे फ़िल्म हो गया, फ़िल्मी गीत हो गए, संगीत हो गए, ये सब भी टेलीविज़न पे हम अच्छी तरीके से देख कर के आनंदित हो सकते हैं और ज्ञान के क्षेत्र में भी अपना जो है विकास कर सकते हैं। अब नवे इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण माध्यम जो है यह सैटेलाइट का माध्यम होता है। सैटेलाइट जो है वह उपग्रह होते हैं, विषुवत रेखा इक्वेटर के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर जो है वो स्थापित किए जाते हैं। वो स्थिर उपग्रह की संज्ञा इन्हें दी जाती है और अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रणाली में इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। अब देखिए कुछ अन्य संप्रेषण के माध्यम है, जैसे टेलीग्राफ है, इंटरनेट है, टेलीप्रिंटर है, फैक्स है, टेलीफोन है, कॉर्डलेस टेलीफोन है, इंटरकॉम है, एसटीडी है, पेजर है। अब टेलीग्राफ क्या होते हैं, इनमें क्या होती है कि सूचना जो है बिजली के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। इसका आविष्कार सैमुअल F.B. मोर्स ने किया था और भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन जो है कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच अक्टूबर 1851 में बिछाई गई थी। इंटरनेट से आजकल सभी के सभी परिचित हैं। दुनिया भर में कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है। इंटरनेट स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का एक समूह है। इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस और ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीकों का इस्तेमाल इंटरनेट में किया जाता है। विजन सेर्फ और बॉब कॉन को इंटरनेट के जनक के रूप में माना जाता है। टेलीप्रिंटर टाइप किए गए संदेशों को टेलीफोन या रेडियो रिले सिस्टम के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इसे टेलीटाइपराइटर भी कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में संप्रेषण की तकनीक पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः परमं